Alright, kids, welcome back to the online class. So, in our previous class, we started the concept of limited companies. हमने बहुत डिटेल में लिमिटेड कंपनीज के रिगार्डिंग तीन सवाल पढ़े थे, चार सवाल रेस किए थे, तीन के क्वेश्चन, तीन के आंसर्स हम बहुत डिटेल में लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि सर व्हाट आर लिमिटेड कंपनीज, ये क्या होती हैं लिमिटेड कंपनीज। तो हमने पढ़ा था कि दीज आर दोज ऑर्गेनाइजेशंस जिनकी ओनरशिप सेल होती है इन फॉर्म ऑफ शेयर्स। सर ये शेयर्स की फॉर्म में इनकी ओनरशिप सेल होती है। हमने लास्ट क्लास में ये बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। इसके बाद ये सवाल था कि सर व्हाट मेक्स देम डिफरेंट, इनको क्या अलग बनाता है। तो हमने वो भी पढ़ा था, लिमिटेड लाइबिलिटीज, इनकॉर्पोरेटेड जिसे सेपरेट लीगल आइडेंटिटी कहते हैं, एंड कंटिन्यूटी। हमने ये तीनों चीज़ पढ़ी थी। उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था जिस पर हमने ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया था, बस ये अंडरस्टैंड किया था कि सर कंपनी बनाने के लिए हमें रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जाना पड़ता है। हमें रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जाना पड़ता है जो कि गवर्नमेंट की एक बॉडी है। और ये बॉडी जो है, a group of people, not one individual, a group of people, they are responsible to form limited companies and to govern them. उनको लिमिटेड कंपनी को बनाना, उन्हें चलाना, उन्हें मैनेज करना, ये सब काम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज का होता है। और दो डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है एक बिजनेस को लिमिटेड कंपनी बनने के लिए। रिमेंबर मैंने लास्ट टाइम ये बात कही थी, बताई थी कि इफ आई वांट AFC टू बिकम अ लिमिटेड कंपनी, तो दो डॉक्यूमेंटेशन साइन करने पड़ेंगे, फाइल करने पड़ेंगे रजिस्ट्रार के पास जाके। सर एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और दूसरा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। जब एक दफा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये दोनों फाइल हो जाएंगे, तब जाके रजिस्ट्रार मेरे बिजनेस को एक सर्टिफिकेट इशू करेगा। उसे हम कहते हैं इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, दैट डिक्लेयर्स दैट दिस बिजनेस इज नाउ अ लिमिटेड कंपनी। अब बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट ये था कि सर MOA में और AOA में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन MOA, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन AOA में ऐसी क्या डिटेल्स फिल करनी पड़ती हैं, ये कैसे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये क्या हैं, हमें ऐसी क्या डिटेल्स फिल करनी पड़ती हैं इनके अंदर। तो बताया था कि भाई मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में चार इंफॉर्मेशन फाइल करनी पड़ती हैं: कंपनी नेम, ब्रांचेस एंड हेड ऑफिस डिटेल्स, शेयर डिटेल्स के कितने शेयर्स बेच सकती है कंपनी, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स, एक शेयर की क्या वैल्यू होगी, लिमिट रखनी पड़ेगी, वरना कोई भी कंपनी बना के कितने भी नंबर ऑफ शेयर बेचने निकल जाए तो हाउ वुड दैट जस्टिफाई द बिजनेस वैल्यू। बिजनेस वैल्यू नाम की भी तो कोई चीज़ है। तो रजिस्ट्रार को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में रजिस्ट्रार इन तमाम चीज़ों को लुक आफ्टर करता है। और उसके बाद रजिस्ट्रार MOA में बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स देखता है कि क्या बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स हैं, किस माइंडसेट के साथ आप कंपनी फॉर्म कर रहे हो। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में रजिस्ट्रार कहता है कि भाई देखो, अब ओनरशिप और कंट्रोल में डिफरेंस आएगा। सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप में ओनर के पास ही सारा कंट्रोल है, ओनर इज कंट्रोलर। लेकिन लिमिटेड कंपनी में ओनर थ्रू आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, शेयर होल्डर थ्रू आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये डिक्लेयर करता है कि मैं अपनी कमांड एंड कंट्रोल जो है वो इस बॉडी को सौंप रहा हूं जिसे हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड मैनेजमेंट कहते हैं। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बाकायदा रजिस्ट्रार BOD मैनेजमेंट के बारे में पढ़ता है, देखता है कि कौन लोग आ रहे हैं, कौन लोग हैं, क्या हैं, कहीं ये शेयर होल्डर से रिलेटेड तो नहीं है, इनका क्या रोल है, क्या एक्सपीरियंस है, पूरा बैकग्राउंड अंडरस्टैंड करता है वो। और फिर एनुअल जनरल मीटिंग डिटेल्स होती हैं। तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अब अंडरस्टैंड करते हैं। ये हमने लास्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस कर लिया था। अब इस पे फर्दर आज बात करेंगे और फिर जाएंगे अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ
टाइप्स ऑफ लिमिटेड कंपनीज, आज का मेन फोकस टाइप्स ऑफ लिमिटेड कंपनीज पर होगा। बट बिफोर दैट हमें थोड़ा सा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पे बात करनी पड़ेगी। अच्छा, मैं लिमिटेड कंपनीज को बहुत इन डेप्थ डिटेल में पढ़ाता हूं, हालांकि सिलेबस के कंटेंट के हिसाब से द लिमिटेड कंपनीज फॉर्मेशन पार्ट इज डन। मतलब आपको इतना ही पता होना चाहिए कि दो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। और एमओए में चार चीजें होती हैं, एओए में दो चीजें होती हैं, और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास ये डॉक्यूमेंटेशन साइन करने पड़ते हैं। दैट इज इट। एज पार्ट ऑफ सिलेबस आपको इतना ही पता होना चाहिए, लेकिन बिकॉज ऑफ द नॉलेज एंड देयर एग्जिस्टेंस इन आर प्रैक्टिकल वर्ल्ड बहुत ज्यादा है। हमारे बच्चों को लिमिटेड कंपनीज के बारे में नहीं पता होता। जैसे सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप के बारे में जितना पता होता है, उतना लिमिटेड कंपनीज के बारे में नहीं पता होता। मरियम एंड शायान, आई होप एंड आई कैन आई नो दिस, could you please confirm me कि सर आप लोगों को लिमिटेड कंपनीज के बारे में ये सारी चीजें नहीं पता थी पहले, कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन फाइल करना पड़ता है और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन फाइल करना पड़ता है और रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ता है। आई नो दिस, कि आप लोगों को शायद ये बात नहीं पता थी। परफेक्ट है ना, ऐसी है, नहीं पता थी, अंडरस्टैंड कीजिएगा। शायद कह रहे हैं अकाउंट्स में पता ही है। चलो ठीक है, ओके परफेक्ट। तो अब अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को। सर, सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप, मैं आपको बिजनेस पढ़ा रहा हूं, बिजनेस पढ़ाने से पहले भी ना आपको सोल ट्रेडर के बारे में नॉलेज थी, आपको पार्टनरशिप के बारे में नॉलेज थी। आपको पता था यार पार्टनरशिप में एक से ज्यादा ओनर होते हैं, वो शेयर करेंगे प्रॉफिट, पैसे ऐसे लेकर आएंगे, आपस में एग्रीमेंट बनाएंगे। उसका रीजन ये है कि सोल ट्रेडर एंड पार्टनरशिप है ना, हमारे इर्द गिर्द बहुत करीब में मौजूद होती है। सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप हमारे इर्द गिर्द बहुत करीब में मौजूद होती है, हमें नजर आ रहा होता है। और दूसरा, सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप की वर्किंग्स ज्यादातर जो जिनके बिजनेसेस होते हैं सोल ट्रेडर या पार्टनरशिप, वो बहुत ज्यादा अपने घर पे आमतौर पे डिस्कस करते हैं। मेरे सराउंडिंग में, मेरी नोइंग में बहुत सारे फैमिलीज ऐसी हैं बिलोंगिंग टू अ मेमन कम्युनिटी, कि जहां सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप्स मौजूद हैं, वो अपने घर में अपने बिजनेस डिस्कस करते हैं कि ये हुआ, हम ये सोच रहे हैं, इस तरीके से कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम आ रही है, ये चीजें। तो द किड्स अराउंड द हाउस, दे लिसन टू दैट। तो वंस दे लिसन टू दैट, तो उनको उनको विद द पैसेज ऑफ टाइम समझ आना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये बिजनेस है, इस तरीके से हो रहा है। लेकिन लिमिटेड कंपनीज है ना, लिमिटेड कंपनीज, दे आर एक्चुअली सच प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कि उन्हें घर में नहीं डिस्कस किया जाता आमतौर पे। जैसे मैं अगर अपनी अपनी एग्जाम्पल दूं, मैं अगर आप लोगों को अपनी मिसाल दूं, तो 4 सोल ट्रेडर्स राइट नाउ एंड पार्ट ऑफ 2 लिमिटेड कंपनीज एज शेयर होल्डर्स। दो लिमिटेड कंपनीज का शेयर होल्डर हूं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज का, और 4 सोल ट्रेडर्स का ओनर हूं। सोल ट्रेडर घर पे डिस्कस होता है, सोल ट्रेडर बिजनेसेस मैं घर पे डिस्कस करता हूँ। अक्सर खाने की टेबल पे बैठे हुए हैं, ड्राइंग रूम में मीटिंग में बैठे हुए हैं, हॉल में बैठे हुए हैं, तो मैं डिस्कस करता हूँ। यूज टू डिस्कस सोल ट्रेडर बिजनेस वेरी ऑफन, कि ये हुआ, ये सोच रहा हूँ, ऐसे चल रहा है, अब ये चीज़ है, इसको ऐसे करेंगे, एक्सपेंशन में ये सोच रहे हैं, या ब्रांच बंद करने का सोच रहे हैं, जो भी है व्हाट्सोएवर। चारों सोल ट्रेडर बिजनेस घर पे आमतौर पे डिस्कस होते हैं, वो 2 लिमिटेड कंपनीज घर पे डिस्कस नहीं होती हैं। अच्छा, उसका रीजन है, उसका रीजन है, मैं ऑल दो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आगे बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा टाइप्स ऑफ लिमिटेड कंपनीज में कि प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज क्या होती हैं, क्या डिफरेंस है दोनों में। तो ऑल दो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में शेयर होल्डर्स के पास काफी से होता है, बहुत बड़ा इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस मौजूद होता है। लेकिन सर, मुझे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ये क्लैरिटी है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मैंने खुद साइन करके दिया है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में खुद साइन करके दिया है कि भाई ये इंटरनल मैनेजमेंट है, ये इंटरनल मैनेजमेंट है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, तो कमांड एंड कंट्रोल उनके पास है। अब ऑल्दो मीटिंग्स में मैं बैठा हुआ होता हूँ, बट
कमांड एंड कंट्रोल्स उनके पास है। तो अब अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को, वो बिजनेस घर पे नहीं डिस्कस होता, उसके इश्यूज घर पे नहीं डिस्कस होते, उसके इश्यूज वहां मीटिंग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में डिस्कस होते हैं। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसलिए हमारे जो आम पब्लिक है, हमारी जो आवाम है, किड्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, जनरल पब्लिक है, उसे लिमिटेड कंपनीज इतने आसानी से नहीं समझ आती। तो इसलिए मुझे लिमिटेड कंपनी, मुझे यहाँ पे एज पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, ये मेरा स्टेटस है कि मुझे ये बाउंड करता है कि मैं इसे इतना इन डेप्थ एक्सप्लेन करूं कि आपको सिर्फ सिलेबस का कंटेंट नहीं बल्कि इसकी जनरल वर्किंग समझ आए। तो अब आप अंडरस्टैंड कीजिएगा, जब मैं रजिस्ट्रार के पास गया एएफसी फाइल करने, अंडरस्टैंड कीजिएगा, जब मैं रजिस्ट्रार के पास गया एएफसी फाइल करने, तो मैं रजिस्ट्रार को कंपनी का नाम बताऊंगा। अब रजिस्ट्रार कंपनी का नाम क्यों मांग रहा है? अच्छा, एक से मल्टीपल मल्टीपल नेम्स मांगे जाते हैं कि आप मोस्ट प्रिफर्ड नेम्स बता दें। उसमें क्यों मांगे जाते हैं? क्योंकि लिमिटेड कंपनीज पूरी दुनिया में रजिस्टर्ड होती हैं। लिमिटेड कंपनीज चाहे प्राइवेट हो या पब्लिक हो, वो पूरी दुनिया में रजिस्टर्ड होती हैं। तो नेम डुप्लीकेशन अवॉइड करने के लिए, नेम डुप्लीकेशन, ताकि कॉन्फ्लिक्ट्स ना आए, ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना हो, नेम डुप्लीकेशन अवॉइड करने के लिए रजिस्ट्रार आस्क फॉर कंपनी नेम, कि भाई कंपनी का नाम दो। अब अगर मैंने दिया मिसाल के तौर पे एएफसी, तो हो सकता है दैट नेम इज टेकन इन द वर्ल्ड, बहुत बहुत पॉसिबिलिटी है। तो कंपनी नेम मांगा जाता है, उसकी अवेलेबिलिटी देखी जाती है, मल्टीपल नेम्स की अवेलेबिलिटी देखी जाती है, फिर रजिस्ट्रार अपडेट करता है दैट द नेम यू सजेस्ट, द नेम यू प्रपोज, द नेम यू ऑप्ट फॉर इज अवेलेबल और नॉट। इफ नॉट अवेलेबल तो दूसरा नाम दो। फिर रजिस्ट्रार कहेगा कि अपनी ब्रांचेस और हेड ऑफिस की डिटेल्स दो कि जहां वी कैन रीच आउट, कहाँ रीच करना है, किसको रीच करना है, जरा बताओ ब्रांचेस के बारे में, अपने हेड ऑफिस की डिटेल्स दो, ताकि अगर कभी गवर्नमेंट की तरफ से आपको कंपनी को रीच आउट करना हो तो किस जगह जाना है हमें एग्जैक्टली exactly। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, शेयर डिटेल्स। अब मिसाल के तौर पे अंडरस्टैंड कीजिएगा, फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज मैंने कंपनी ने रजिस्ट्रार ने कहा कि बताओ भाई क्या शेयर डिटेल्स होंगी एएफसी की। तो मैंने रजिस्ट्रार से कहा, मैंने रजिस्ट्रार साहब कंपनी का एक शेयर, ये देखिएगा, मैंने कहा कंपनी का एक शेयर 1 रुपए का सेट करें। मैंने कहा कंपनी का एक शेयर 1 रुपए का सेट करें। 1 रुपए का एक शेयर हो, किसी को 5 शेयर खरीदने हो तो 5 रुपए लगाने पड़ेंगे, किसी को 100 शेयर्स खरीदने तो 100 रुपए लगाने पड़ेंगे, किसी को 1000 शेयर्स खरीदने तो 1000 रुपए लगाने पड़ेंगे। आसान कर दो, 1 रुपए का एक शेयर कर दो मार्केट में, और कंपनी की वैल्यूएशन है, मैंने रजिस्ट्रार को कहा कि एएफसी की वैल्यूएशन है 50 करोड़ रुपीस। इसका मतलब 50 करोड़ शेयर्स ऑफर किए जा सकते हैं। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, रजिस्ट्रार अगर इसमें आंख बंद करके साइन कर दे तो पॉसिबिलिटी है कि मैंने एएफसी की गलत वैल्यू लिखी है, मैंने यहां ओवर वैल्यू किया हुआ है, और उससे फ्रॉड के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। हम शेयर बेच देंगे 50 करोड़ रुपए, शेयर बेच दिए, मैंने मैंने एज ए ओनर 50 करोड़ रुपए शेयर्स बेच दिए, और अब 50 करोड़ रुपए के शेयर लोगों के पास हैं, लेकिन कंपनी की वो वैल्यू नहीं है। हो सकता है कंपनी 10 करोड़ की हो, तो टेक्निकली लोगों ने 10 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन 50 करोड़ में खरीदी, और मैं ये शेयर बेच के भाग सकता हूं, भाग जाऊंगा, मुझे तो कोई नहीं पकड़ेगा। वैसे ही ओनरशिप और स्टेटस में फर्क आ चुका है। तो लोगों के साथ फ्रॉड हो गया। आपने यकीनन वो वाली स्कीम सुनी होगी, लक्ष्मी चिट फंड, 26 दिन पैसा डबल। लक्ष्मी चिट फंड 26 दिन दिन पैसा डबल। तो वहां पे पैसे, वो भी वो एक अलग टाइप है, ये नहीं है, लेकिन बात बिल्कुल सिमिलर ही है कि लोगों का पैसा फंसाकर ओरिजिनल शेयर होल्डर्स बाहर निकल गए पैसा अपना रेस करके, और अब लोगों का पैसा फंसा हुआ है और कंपनी एक्चुअल में वो वैल्यू नहीं रखती।
तो अब अगर उस कंपनी के एसेट्स भी बेचे जाएंगे तो भी शायद 8-9 करोड़ रुपए रिकवर होंगे, 50 करोड़ रिकवर नहीं होंगे। तो रजिस्ट्रार बाय लॉ इज बाउंडेड, उसे गवर्नमेंट ने बिठाया इसीलिए, बनाया इसीलिए, वो बॉडी बनाई इसीलिए कि भाई जो कंपनी फॉर्मेशन हो रही है आप उसको क्रॉस चेक करोगे तो रजिस्ट्रार अलोंग द टीम, पूरी जो टीम है रजिस्ट्रार की, वो सर्वे करेंगे एएफसी के बारे में। मुझे बोला था ना कि आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सबमिट कर दो और जाओ, यू गो, आप जाएं, हम क्रॉस चेक करेंगे। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा सर, इसमें लगता है ठीक ठाक टाइम, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन फाइल करना इतना मुश्किल नहीं है। प्रोबेबली शायद ज्यादा से ज्यादा, अगर मैं बहुत डिटेल्ड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी सबमिट कर रहा हूं एक नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो 1 हफ्ता लग जाएगा, 10 दिन लग जाएंगे, इससे ज्यादा तो नहीं लगेगा ना। 10 दिन से ज्यादा क्या लगेगा एक नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के ये चार इंफॉर्मेशन देने में। लेकिन अब इसके क्रॉस चेक में रजिस्ट्रार को ठीक ठाक टाइम लगेगा। रजिस्ट्रार एएफसी की पूरे इन्स एंड आउट को देखेगा, ताकि क्योंकि पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व होने वाला है, लोगों का पैसा इन्वॉल्व होने वाला है, भले प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, लोग तो है ना। तो रजिस्ट्रार विल लुक इनटू द वैल्यूएशन के भाई क्या वैल्यूएशन है, इधर आओ जरा वैल्यूएशन दिखाओ अपनी, कहां से 50 करोड़ रुपए हो गई। हम क्रॉस चेक करते हैं, अब वो हमारे कस्टमर्स, हमारी ब्रांचेस, हमारे सेल्स, हमारे रेवेन्यूज, हमारी मार्केट्स, फीडबैक, द क्लाइंटेल, टर्नओवर, हर चीज देखेंगे। बैंक से लोन लिया हुआ है नहीं लिया हुआ, पैसा कितना लगा हुआ है, एएफसी की ओनरशिप में कौन कौन सी ब्रांचेस अपनी है, फ्लैगशिप ब्रांचेस कौन सी फ्रेंचाइज मॉडल पर हैं। दूसरा, ब्रांचेस जो हैं उनमें एसेट्स क्या क्या अपने हैं, क्या शॉप्स खरीदी हुई हैं या रेंट पे ली हुई हैं, क्या बिल्डिंग्स खरीदी हुई हैं या रेंट पे ली हुई हैं। वो सब चीज़ों को थॉरोली एनालाइज करने के बाद अगर उन्हें लगेगा कि हाँ यार वैल्यूएशन फेयर है, तो वो कहेंगे ठीक है सर ये साइन हो गया, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। वरना वो बुलाएंगे, कहेंगे इधर आए मिस्टर सामाना, आपने बोला 50 करोड़, हमने तो वैल्यूएशन की है 25 करोड़ भी नहीं आई है, 20 करोड़ की वैल्यूएशन है। तो अब आप काउंटर करें, मुझे काउंटर करना पड़ेगा, उधर बताऊंगा अगर मैंने 50 करोड़ रुपए कैसे दिए, 50 करोड़ कैसे दिए से मुराद वैल्यूएशन कैसे दी है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में टाइम लगता है, ठीक ठाक टाइम लगता है। वो बाकायदा ऑब्जेक्टिव्स के बारे में आइडेंटिफाई करेंगे कि वेदर दे आर स्टेटिंग द राइट ऑब्जेक्टिव, जो पास्ट उनका आ रहा है, जिस जिस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, कि क्या ये ऑब्जेक्टिव है या नहीं है। और ये आगे जाके रजिस्ट्रार को चेक करने में आसानी रखता है कि क्या ये ऑब्जेक्टिव्स पे उतर रहे हैं, जो इन्होंने ऑब्जेक्टिव स्टेट किए थे, क्या ये उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। एक दफा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन साइन हो जाए, 2 3 4 5 6 महीने तो लगते ही लगते हैं, आराम से, आराम से लगते हैं, बहुत आराम से। और अगर ये पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हो और बड़ी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हो तो सर 10 10 महीने, 1 1 साल लग जाता है सिर्फ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अप्रूवल में, साइन होने में। उसके बाद बारी आती है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मैं एएफसी का सबसे बड़ा शेयर होल्डर, एएफसी का फाउंडर, एएफसी का ओनर, ठीक है ना, अपने हाथ से मेमोरेंडम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में रजिस्ट्रार को लिख के देता हूं कि रजिस्ट्रार साहब, मैं अपनी कंट्रोलिंग पावर इस टीम को सौंप रहा हूं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, मैं इनको सौंप रहा हूं, ये लीजिए आपके सामने लिख के दे रहा हूं कि अब बिजनेस चलाने की जिम्मेदारी इनकी है। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मैं अपने हाथ से लिख के देके साइन करूंगा कि मैं अब ओनर हूं, कंट्रोलर नहीं हूं। अच्छा, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आता है स्टूडेंट्स का कि सर कोई क्यों ये काम करेगा, ओनरशिप कंट्रोल क्यों ट्रांसफर करेगा कोई किसी को। तो अब आपसे सिर्फ एक सवाल पूछता हूं, बहुत बहुत सिंपल सा सवाल। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज एक कंपनी है, मिसाल के तौर पे एंग्रो एंग्रो लिमिटेड, हाँ भाई एंग्रो, एंग्रो नाम सुना है, मरियम शायान, एंग्रो का नाम सुना है, एंग्रो का, एंग्रो लिमिटेड का, है ना, बहुत पाकिस्तान की वन ऑफ द टॉप कंपनीज में से है। मतलब इट्स वन ऑफ दोज ऑर्गेनाइजेशंस जिसे मल्टीनेशनल्स के अगेंस्ट रेट किया जाता है, और दुनिया भर में इसका बड़ी रेपुटेशन है, इट्स अ वेरी रेपुटेबल ऑर्गेनाइजेशन। एंड ग्रेजुएट्स will, they have a will to
work and Engro, they want Engro to hire them to one of the desirable organizations. आपसे मेरा इतना सवाल है कि चले हम एंग्रो में जॉब करने नहीं जा रहे। मुझे नहीं पता अभी एंग्रो का शेयर अभी कितने का चल रहा है राइट नाउ। अज्यूम कर लेते हैं, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि 100 रुपए का एक शेयर है, मिसाल के तौर पे अज्यूम कर लेते हैं 100 रुपए का एक शेयर है। मैंने जेब से 100 रुपए निकाले, ब्रोकर के पास गया, मैंने कहा लाओ एंग्रो का एक शेयर दो, और मैंने एंग्रो का एक शेयर खरीद लिया। बहुत सिंपल सवाल पूछ रहा हूं, बहुत सिंपल सवाल। एम आई द ओनर ऑफ एंग्रो? क्या मैं एंग्रो का मालिक बन गया? मैंने एक शेयर खरीदा है 100 रुपए का, मैंने एक शेयर खरीदा है 100 रुपए का। एम आई द ओनर ऑफ एंग्रो नाउ? क्या मैं एंग्रो का मालिक बन गया? क्या मैं एंग्रो का ओनर कहलाऊंगा? क्या मैं ओनर कहलाऊंगा? यस प्लीज, वुड आई बी कॉल्ड ओनर? शयान, मरियम, क्या मैं ओनर कहलाऊंगा एंग्रो का? मैंने एक शेयर खरीदा है एंग्रो का, कहलाऊंगा भाई? क्यों? वाई नो? यू बोथ हैव रिटन नो, वाई नो? क्यों नो? ये लिमिटेड कंपनी की डेफिनेशन क्या है? हुज ओनरशिप इज सोल्ड इन फॉर्म ऑफ शेयर्स। अभी बात ये नहीं है कि मैंने कितने शेयर्स खरीदे हैं। क्या मैंने एक शेयर खरीदा तो मैं ओनर कहलाऊंगा? क्या मैंने एक शेयर खरीदा तो मैं ओनर कहलाऊंगा? यस सर, बिल्कुल ओनर कहलाऊंगा। अब ये एक अलग बात है कि सर आप ना होने के बराबर ओनर कहलाएंगे, लेकिन ओनर कहलाऊंगा। इस बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा। मैंने एक शेयर खरीदा है तो भाई शेयर ही तो ओनरशिप है। मैंने मैंने 1 आउट ऑफ बिलियन शेयर्स में से एक शेयर खरीदा है, यूं अज्यूम कर लो, लेकिन खरीदा तो है ना, मैं ओनर तो कहलाऊंगा ना। अब अंडरस्टैंड करना, मैंने एक शेयर खरीदा 100 रुपए का, अब मैं ओनर बन गया एंग्रो का। मैं चले गया एंग्रो के हेड ऑफिस, और हेड ऑफिस पे जाके मैंने मेन गेट पे हॉर्न बजाया। सिक्योरिटी ने पूछा जी सर कौन, क्या हुआ है? तो मैंने शेयर दिखाया, मैंने कहा दरवाजा खोलो मालिक, दरवाजा खोलो मालिक, शेयर होल्डर हूं मैं, दरवाजा खोलो। अंडरस्टैंड करना, मैं अंदर चले गया और मैं जाके बोलूं किधर है मैनेजर, मैनेजर को बुलाओ, हेड्स कहाँ हैं, इधर आओ। मैंने पूछा मैं क्या कर रहे हो तुम लोग, ये क्यों नहीं कर रहे? लेट्स सपोज दे आस्क कौन है आप, मैंने कहा ये लो मालिक। अब अंडरस्टैंड करना, मैं एक शेयर होल्डर एक शेयर खरीद कर अगर पूछताछ करने निकल जाऊं और सवाल करने निकल जाऊं और चलाने लग जाऊं, तो सर एक कंपनी के तो थाउजेंड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड शेयर होल्डर्स होते हैं। एंग्रो के कई लाखों की तादाद में शेयर होल्डर्स होंगे। तो आप मुझे बताएं, मैं आके कुछ बोल रहा हूं, वो आके कुछ बोल रहा है, वो आके कुछ बोल रहा है, लाखों लोग अपना डिसीजन चलाने चले आएंगे तो ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलेगी? तो इसलिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये लिखा जाता है, बताया जाता है कि चलाने वाले लोग ये होंगे, चलाने वाले लोग ये होंगे। ओनर्स कोई भी हो सकते हैं, ओनर आते जाते रहेंगे। मैंने शेयर खरीदा, कल बेच दिया, परसों किसी और कंपनी का खरीद लिया, तो मैं तो ओनरशिप स्टेटस चेंज करता जा रहा हूं। ये चलाने वाले लोग हैं। अब एक बड़ा सवाल यह आता है कि सर एक दफा कंपनी फॉर्मेशन के टाइम जिन लोगों के बारे में बता दिया गया, क्या सारी जिंदगी यही रहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, नो, बिल्कुल भी नहीं। दे मे चेंज, दे मे चेंज। इनके चेंज होने में बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। इनके चेंज होने के लिए क्या होता है, आमतौर पे शेयर होल्डर्स की वोटिंग कराई जाती है। शेयर होल्डर्स वोट करते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन बैठेगा। तो एक पैनल होता है, इंडिविजुअल कंटेस्ट भी हो सकता है और पैनल में कंटेस्ट भी हो सकता है, पैनल ए, पैनल बी, पैनल सी। तो अब कॉन्टेस्ट पूरे पैनल के लिए हो रहा है कि भाई अगर जीते तो ये पैनल ए पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनेगा, या पैनल बी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनेगा, या पैनल सी में मौजूद लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनेंगे, या इंडिविजुअल वोटिंग भी हो सकती है कि
फाइनेंस डायरेक्टर के लिए ये 6 लोग हैं, मार्केटिंग डायरेक्टर के लिए ये 15 लोग हैं, आओ वोटिंग कर लो, वोटिंग कर लो। तो अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये आ जाता है कि सर आपने एक शेयर खरीदा था एंग्रो का और वोटिंग हो, तो आपका क्या वोट काउंट होगा और कितना काउंट होगा? तो इस बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा, एवरी शेयर होल्डर हैज द पावर टू वोट। अब इसमें हम बिजनेस में, फिलहाल बिजनेस में अंडरस्टैंड कीजिएगा, बिजनेस में हमारे पास इतनी इन डेप्थ इसकी वो नहीं है सिलेबस अंडरस्टैंडिंग के मैं यहां पर आपको पढ़ाऊं। ऑर्डिनरी और प्रेफरेंस फिर ये हम अकाउंट्स में पढ़ते हैं बहुत डिटेल में, मैं आपको ऑर्डिनरी और प्रेफरेंस नहीं समझाऊंगा, बस इतना समझाऊंगा, एवरी ऑर्डिनरी शेयर होल्डर हैज द पावर टू वोट। हर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर लिमिटेड कंपनी का वो उसके बाद वोटिंग पावर होती है, कितनी होती है? जितने परसेंटेज का उसने शेयर खरीदा हुआ है। अगर मैं एएफसी में अगर मैं एएफसी में 52% का शेयर होल्डर हूं, मतलब जो एएफसी के जितने शेयर्स हैं उसमें से 52% मेरे पास हैं, तो जब वोट होंगे तो आई हैव द 52% वोटिंग पावर। सबको पता है कि भाई अमार समाना के बाद मेजॉरिटी है, इंटरनल वर्किंग एंड कंट्रोल उसी के तहत बनाई जाएगी, वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेगा। तो इसलिए इसके लिए लॉबिंग होती है, जिनके पास शेयर ज्यादा होते हैं वो फिर आपस में लॉबिंग करते हैं ताकि उनकी वोटिंग पावर बढ़ जाए और उनकी मर्जी का पैनल आके बैठे कंपनी में। तो आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर। अगर अगर लेट सपोज 10 करोड़ शेयर्स हैं एंग्रो के मार्केट में और उसमें से मैंने एक शेयर खरीदा है, तो इसका मतलब 10 करोड़ वोट्स में से मेरा एक वोट है। मैंने 100 शेयर्स खरीदे हुए हैं तो 10 करोड़ वोट्स में से मेरे 100 वोट्स हैं। दैट डिफाइंस द मैनेजमेंट। तो इसमें भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में भी ठीक ठाक टाइम लगता है इसके साइन होने में, इसके अप्रूव होने में। एंड वंस दिस इज डन, जब दोनों डॉक्यूमेंट साइन हो जाते हैं, ठीक ठाक टाइम लगता है। प्राइवेट, एक नॉर्मल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए 8 महीने से 1 साल का ड्यूरेशन लगता ही लगता है। उसके बाद रजिस्ट्रार कहता है ये रहा आपका सर्टिफिकेट, अब आप लिमिटेड कंपनी है, अब आप लिमिटेड कंपनी है। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, हमारे पास अब सवाल बनता है टाइप्स ऑफ लिमिटेड कंपनीज के। सर व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लिमिटेड कंपनीज? तो जरा गौर से देखिएगा, हमने लिमिटेड कंपनीज के बारे में ये सब पढ़ लिया है, मैंने आपको ये सब पढ़ा दिया है, ये सारी थ्योरी आपको बढ़ा दी है कि दीज आर बिजनेसेस which are jointly owned by the people who have invested in the business, the people who buy shares, ownership are known as shareholders। ठीक है ना? 3 डिस्टिंक्ट फीचर्स होते हैं इसके, लिमिटेड लाइबिलिटी, लीगल पर्सनालिटी। ये जरा देखिएगा लीगल पर्सनालिटी पे क्या लिख रहा हूं, गौर से देखिएगा लीगल पर्सनालिटी पे क्या लिख रहा हूं, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। तो नोट कीजिएगा, इसी को तो हम कहते हैं इनकॉर्पोरेटेड, इसी को हम कहते हैं इनकॉर्पोरेटेड, कि लिमिटेड कंपनीज आर इनकॉर्पोरेटेड बिजनेसेस। इनकॉर्पोरेटेड तो सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप होती हैं अनइनकॉर्पोरेटेड। मैं आपके सामने जरा सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप की स्लाइड ओपन करता हूं, तो गौर से देखिएगा, सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप में ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, अनइनकॉर्पोरेटेड। ये देखिए सोल ट्रेडर में क्या लिखा हुआ है, अनइनकॉर्पोरेटेड। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा पार्टनरशिप में भी अनइनकॉर्पोरेटेड होता है। तो ये हमने आइडेंटिफाई किया कि इन्हें लिमिटेड कंपनीज को हम कहते हैं इनकॉर्पोरेटेड, मतलब सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, दे हैव डिफरेंट आइडेंटिटी एज ऑफ द ओनर। तो अब आप अंडरस्टैंड करें, देयर आर सर्टेन लीगल स्टेजेस और स्टेप्स टू बी कंप्लीटेड बिफोर सेटिंग अप अ कंपनी। नंबर 1, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, MOA। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन नोट कीजिएगा, गौर से देखिएगा, इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट prepared in the formation and registration process of a limited company to define its relationship with shareholders. It sets out
द लिमिट्स आउटसाइड विच कंपनी कैन नॉट गो। क्या क्या बताना पड़ता है? नेम ऑफ द कंपनी, देखो वंस अगेन वही वाली बात है, नेम ऑफ द कंपनी, हेड ऑफिस ब्रांचेस डिटेल, शेयर्स डिटेल्स, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में it is a document that contains the purpose of the company as well as the duties and responsibilities of its members defined and recorded clearly. अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, द इंटरनल वर्किंग एंड कंट्रोल, ये ना नंबर 1 एंड नंबर 2 एनुअल जनरल मीटिंग। एक दफा जब ये दोनों डॉक्यूमेंट साइन हो जाते हैं तो रजिस्ट्रार इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट इशू करता है। ये रहा इन कॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। अब what are the two types of limited companies? What are the two types of limited companies? सर लिमिटेड कंपनीज की दो टाइप होती हैं, प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड। अंडरस्टैंड कीजिएगा, मैं यहां पर आपके सामने एक बात लिखने जा रहा हूं, मैं यहां पर आपके सामने एक बात लिखने जा रहा हूं, गौर से देखिएगा। लिमिटेड कंपनीज की बात कर रहे हैं तो लिमिटेड कंपनीज में दो टाइप्स होती हैं लिमिटेड कंपनीज, दो टाइप्स होती हैं। पहली होती है प्राइवेट, दूसरी होती है पब्लिक। नोट कीजिएगा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिमिटेड कंपनीज। नोट कीजिएगा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिमिटेड कंपनीज, प्राइवेट एंड पब्लिक। गौर से समझिएगा, इस बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिमिटेड कंपनीज, प्राइवेट एंड पब्लिक। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज क्या होती हैं, अंडरस्टैंड कीजिएगा। सेल शेयर्स टू नोन वंस। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज वो होती हैं जिनकी सेलिंग ऑफ शेयर सिर्फ अपने जानने वालों को होती है। ये सिर्फ अपने जानने वालों को, जान पहचान वालों को शेयर बेच सकते हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनी सेल शेयर्स टू जनरल पब्लिक। ये जनरल पब्लिक को शेयर्स बेचते हैं। सेल शेयर्स टू नोन वंस, सेल शेयर्स टू जनरल पब्लिक। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सेल शेयर्स टू नोन वन, ये सिर्फ जानने वालों को शेयर्स बेचेंगे। पब्लिक लिमिटेड कंपनी ये सिर्फ जनरल पब्लिक को शेयर, किसी को भी शेयर बेच सकते हैं। सर अब दोनों के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या वर्किंग है, तो ये आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूं ओवर हेयर एट प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। ये आपके सामने प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज ओपन हो रहा है। फोकस कीजिएगा, पढ़ते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को पहले। गिव मी अ थम्स अप if you are good to start private limited companies. Yes, please. Give me a thumbs up if you are good to start private limited companies. अगर मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्टार्ट करने के लिए, यस प्लीज। मरियम, शायान, आर वी गुड टू स्टार्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज? ओके शायान, ओके। व्हाट अबाउट मरियम? ओके मरियम, चलें स्टार्ट करते हैं। सर प्राइवेट लिमिटेड, these are those firms who sell their shares to the known ones, that is family, friends, employees, relatives, etc., but do not sell their shares to the general public as they are not allowed to be listed on stock exchange. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सिर्फ अपने जानने वालों को शेयर्स बेच सकती हैं, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, एम्प्लॉयज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये जनरल पब्लिक को शेयर्स नहीं बेच सकती। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज अगर मैं एएफसी को एज अ प्राइवेट लिमिटेड बनाने जा रहा हूं तो मेरे फैमिली मेंबर्स, मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, और जो रिलेटिव्स हैं, मामू, चाचा, ताया, फुप्पा, खाला, उनके बच्चे, ये जो जानने वाले हैं सिर्फ वो लोग मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यस, नहीं नहीं, मतलब
मरियम का बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, इज दिस समथिंग दे चूज टू डू और इज इट लॉ? अंडरस्टैंड कीजिएगा, ये मेरे ऊपर है कि मैं प्राइवेट लिमिटेड बनाऊं या पब्लिक लिमिटेड बनाऊं। ये मेरे ऊपर है कि आइदर आई वांट टू बिकम अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ये मैं रजिस्ट्रार को बताता हूं कि मैं प्राइवेट बनना चाह रहा हूं या पब्लिक बनना चाह रहा हूं। पब्लिक लिमिटेड बनने के लिए एक और डॉक्यूमेंट साइन करना पड़ेगा, उस पर आगे बताऊंगा। प्राइवेट लिमिटेड के लिए यही दो हैं, एमओए और एओए। पब्लिक के लिए एक और डॉक्यूमेंट साइन करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं ये डिसाइड कर रहा हूं कि आई वांट टू बिकम अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इफ आई एम डिसाइडिंग दिस, मैंने रजिस्ट्रार को बोल दिया, रजिस्ट्रार साहब मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाना चाहता हूं, एएफसी प्राइवेट लिमिटेड। तो मुझे ये पता होना चाहिए कि सिर्फ फैमिली, फ्रेंड्स, एम्प्लॉयज, रिलेटिव, जानने वालों को शेयर बेच सकूंगा। मेरे जो फ्रेंड्स हैं, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, मेरे कोलीग्स हैं, मैं उनको शेयर्स बेच सकता हूं। ओनली दे कैन बाय शेयर्स इन माय कंपनी। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को लॉ, बाय लॉ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की ये वर्किंग है। तो अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर्ड नहीं होती, हम स्टॉक एक्सचेंज के बारे में सुनते हैं, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर्ड नहीं होती। पब्लिक लिमिटेड कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर्ड होती हैं। वो कैसे होती हैं वो थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। सर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने का फायदा यह है, अगर मैं एएफसी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दूं, तो सबसे पहला फायदा तो यही है कि लिमिटेड लाइबिलिटी हो जाएगी। वही वाली बात है, मेरी मैक्सिमम मेरा जो मैक्सिमम रिस्क है वो मेरी इन्वेस्टमेंट के बराबर है। द अमाउंट आई हैव इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, दैट इज माई मैक्सिमम आई कैन लूज। इससे ज्यादा लूज नहीं कर सकता। इनकॉर्पोरेटेड, मेरी और बिजनेस की आइडेंटिटी सेपरेट है, एंड आई वोंट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, बिजनेस इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। तो आप लोगों को याद होगा, यहां पे मैंने एक क्वेश्चन रेस किया था कि अगर हम एएफसी को लिमिटेड कंपनी बना देते और फिर वो फायर इंसिडेंट होता, तो सर फिर कौन जाता जेल? कोई तो होता जो फेस करता लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। कोई तो होता ना जो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करता। सर हु दैट पर्सन बी? तो अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, मैं आपको अब बताता हूं। the legal consequences would have to be faced by the management, the board of directors, जिनके नाम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दिए गए हैं। वो चला रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन। ओनर्स, शेयर होल्डर्स नहीं है अकाउंटेबल। अब वो लोग हैं अकाउंटेबल, मैनेजमेंट जाएगी। ये बात, सवाल पहले रेस किए हुए हैं, आज बहुत सारे सवालों के जवाब अब मिलते जाएंगे। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का एक और बड़ा एडवांटेज ये है कि पार्टनरशिप से बड़ा पूल ऑफ फाइनेंस होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, एंड कंटिन्यूटी इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ अ शेयर होल्डर। इस पे बहुत बात कर चुके हैं, अब नहीं करूंगा। नो डाइवर्सिफिकेशन बिटवीन ओनरशिप एंड कंट्रोल, इस पे बात करूंगा, ये सुनिएगा, क्योंकि इस पे बहुत फ्रीक्वेंट सवाल आता है, बहुत फ्रीक्वेंट सवाल आता है इस पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर कि अगर मैंने एएफसी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाया। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को, थोड़ा सा रियलिस्टिक एग्जाम्पल देने की कोशिश करूंगा ताकि समझ आए कि ये पॉइंट क्या है एंड हाउ दिस इज एन एडवांटेज। ये एडवांटेज कैसे है, और दूसरा असल में किस तरीके से हो रहा होता है वो भी समझाता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज एएफसी फॉर्म हुई एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। रजिस्ट्रार ने इस बात पर अग्री किया, रजिस्ट्रार ने इस बात पर अग्री किया कि ओके आप एएफसी को फॉर्म करें और आपकी वैल्यूएशन है 20 करोड़ रुपीस। एएफसी की करंट वैल्यूएशन है 20 करोड़ रुपीस। ठीक हो गया? अंडरस्टैंड कीजिएगा, उसमें अमार समाना की इन्वेस्टमेंट है 12 करोड़ रुपीस की। ठीक है? तो अब अमार समाना के पास 60% ऑफ द कंपनी है, राइट? तो अगर अभी वोटिंग होगी भी तब भी अमार समाना के पास मेजॉरिटी है, ही विल हैव द पावर टू अपॉइंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स।
अच्छा, अब जाहिर सी बात है, जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बने हैं तो उनको भी ये बात बहुत अच्छे से आइडिया है कि यार हमें बिठाने वाला एक ही बंदा है, उठाने वाला भी एक ही बंदा होगा। उसके पास है सारी अथॉरिटी 60%। अगर हम उसके मुताबिक काम नहीं करें, या वो जो ऑब्जेक्टिव्स मांग रहा है हमसे, अगर वो हम पूरे नहीं करेंगे, तो वो कॉल कर देगा एनुअल जनरल मीटिंग, और वो कहेगा तमाम शेयर होल्डर्स को, आओ भाई वोटिंग कर लो, मैं इनको हटाने जा रहा हूं। तो उसके बाद तो मेजॉरिटी शेयर्स है। ये होता है इनडायरेक्ट कंट्रोल। आई एम द शेयर होल्डर बट आई डोंट हैव कंट्रोल, बट आई हैव 60% शेयर्स, आई हैव इनडायरेक्ट कंट्रोल। समझ आ रही है ये बात? इज दिस क्लियर? ये बात समझ आई? ये बात समझ आई कि मैं एक तरफ रजिस्ट्रार को ये अथॉरिटी दे चुका हूं लिख के कि रजिस्ट्रार साहब, मैं कंट्रोलर नहीं हूं, ये लोग कंट्रोलर हैं। लेकिन सबको पता है कि 60% शेयर मेरे पास है, तो आई एम द इनडायरेक्ट कंट्रोलर। मैं वोटिंग करा लूंगा, सामने तो सब 40% है मिलाकर। अब कंपनी के डायरेक्टर्स ऐसी बातें काम करना शुरू करेंगे, तो उन्हें भी पता है कि यार अच्छी परफॉर्मेंस देनी है। अच्छा परफॉर्म करेंगे, कंपनी ग्रो करेगी, तो उनके भी बेनिफिट है, और शेयर होल्डर्स खुश होंगे, हमारा समाना खुश होगा, तो भाई वो उन्हें इंक्रीमेंट देगा, बात करेगा कि इंक्रीमेंट कराओ, और शेयर होल्डर हूं मैं सबसे बड़ा, तो चलाओ इस तरह की से कंपनी। उनकी भी जॉब सिक्योरिटी आएगी। अब अंडरस्टैंड करना, जब कंपनी, जाहिर सी बात है, जब कंपनी स्टार्ट की थी तो 20 करोड़ की थी। अब कंपनी एक साल के अंदर पूरे पाकिस्तान में स्प्रेड हो चुकी है। जब हमने लिमिटेड कंपनी बनाई थी तो 15 ब्रांचेस कराची में थी और 5 ब्रांचेस हैदराबाद में थी। अब हम पूरे पाकिस्तान में स्प्रेड आउट हो चुके हैं, अक्रॉस 6 प्रोविंसेस। हम 6 प्रोविंसेस में स्प्रेड आउट हो चुके हैं। तो कंपनी की वैल्यूएशन भी तो बढ़ेगी यार, कंपनी की वैल्यूएशन भी तो बढ़ेगी। तो डायरेक्टर्स एक दफा अप्रोच करेंगे, फिर रजिस्ट्रार को। अब डायरेक्टर्स अप्रोच करेंगे, वही कंट्रोलर्स हैं, कि भाई डायरेक्ट रजिस्ट्रार साहब, हमें हमारी कंपनी की रीवैल्यूएशन करो। उसकी फीस होती है, रजिस्ट्रार चार्जेस लेंगे, और फिर एएफसी की रीवैल्यूएशन कराएंगे। तो वंस अगेन पूरी टीम, वही टीम इन्वॉल्व होगी कि क्या वैल्यूएशन है भाई, अब ऐसा क्या कर दिया इन्होंने। तो पता ये चला कि भाई जस्ट फॉर्म किए थे, 20 कंपनीज थी, 20 ब्रांचेस थी। अब अक्रॉस पाकिस्तान इनकी 150 ब्रांचेस हैं, और ये मार्केट कैप्चर कर लिए हैं इन्होंने। और इस तरीके से कस्टमर का फीडबैक है, और इतनी कस्टमर एक्विजिशन है। तो जब रीवैल्यूएशन की अंडरस्टैंड कीजिएगा, तो अब कंपनी की वैल्यू आ गई 100 करोड़ रुपीस की। कंपनी की वैल्यू बढ़ गई 100 करोड़ रुपीस। इसका मतलब कंपनी के पास 80 करोड़ के और शेयर आ गए जो वो बेच सकते हैं। कंपनी के पास 80 करोड़ के शेयर आ गए जो अब कंपनी बेच के डायरेक्टर्स पैसा रेस करेंगे और उससे और काम करेंगे। उनकी वैल्यूएशन बढ़ गई। ओरिजिनली तो उन्होंने 20 करोड़ शेयर बेचे हुए थे, जिसमें से 12 करोड़ मेरे पास थे। अब अंडरस्टैंड करना, अब कंपनी ने डिसाइड किया इस एक्स्ट्रा 80 करोड़ को सेल करने के लिए। समझिएगा इस बात को, अगर ये 80 करोड़ रुपीस बाहर सेल होते हैं, मेरी पहुंच से बाहर, तो वुड माई ओनरशिप बी डाइल्यूटेड? क्या मेरी ओनरशिप डाइल्यूट हो जाएगी? वुड आई बी लूजिंग द कमांड एंड कंट्रोल, इनडायरेक्ट कमांड एंड कंट्रोल? वुड आई बी लूजिंग द इनडायरेक्ट कमांड एंड कंट्रोल? क्योंकि अगर मैं और नहीं खरीदता, तो अब 100 करोड़ में से मैं 12 करोड़ का मालिक हूं, जिसका परसेंटेज सिर्फ 12% बनेगा। तो आई डोंट हैव द दैट मेजॉरिटी नाउ। तो अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, मैं बड़ी रिस्ट्रिक्शंस लगवाऊंगा कि किस किस को शेयर्स बेचेंगे, कौन कौन शेयर्स खरीदेगा। और सबसे पहले तो मैं कहूंगा मुझे शेयर्स बेचो, इतने शेयर्स मुझे चाहिए। ये एक्स्ट्रा 80 करोड़ में से मुझे दे दो 50 करोड़ के शेयर, मुझे दे दो 40 करोड़ के शेयर। तो और 40 करोड़ के शेयर खरीदने के बाद मैंने एक दफा फिर से 52 करोड़ रुपीस की मेजॉरिटी रख ली अपने पास, अब 52%। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, आई विल बी हैविंग अ वेरी टाइट कंट्रोल, ओ बिकॉज इट्स अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ये एडवांटेज मिलता है कि ओनरशिप टेक ओवर
बहुत कम चांस होता है। मतलब खानदान में ही टेक ओवर होगा तो होगा, खानदान के ही बाकी लोगों ने मिलके मुझे मेरी कंपनी से एक्सक्लूड कर दिया तो होगा होगा, वरना ऐसा नहीं होगा। इवन अगर लेट सपोज मैं एक्स्ट्रा 40 करोड़ रुपीस के शेयर नहीं खरीदता, अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को, लेट सपोज मैं एक्स्ट्रा 40 करोड़ के शेयर नहीं खरीदता और मैं कहता हूं कि चलो यार मुझे इसमें से इस एक्स्ट्रा 80 में से 20 करोड़ के शेयर्स दे दो, तो अब मेरे पास तो 20 और 12 32 करोड़ के शेयर हो गए। मैं 32% हो गया, तो हो गया ना 32%। तो मैं अपने साथ 18.1% के शेयर होल्डर्स और मिला लूंगा। मेरे स्टूडेंट्स थे, मैंने उनको बिठा लिया, मैंने कहा देखो भाई वोटिंग होगी, हम सब मिलके वोट करते हैं, ये पैनल अच्छा है, ये हमारे काम का है, इसको लेकर आते हैं साथ। तो अब अगर मेरे साथ 18.1% आ जाएंगे तो 51.1% बन गया, 50.1% बन गया, डन, हम मेजोरिटी में आ गए। बहुत अनलाइक चांसेस है कि उस मौके पे बिट्रेयल होगा, मैंने चांसेस हैं, बहुत अनलाइकली। प्राइवेट लिमिटेड में बहुत मुश्किल होता है कि ऐसा कहानी घर घर की चल रहा हो, वो वाला सीन नहीं है। पॉलिटिक्स जैसे खानदानी पॉलिटिक्स कहते हैं, होती होंगी, होती होंगी, लेकिन लिमिटेड, बहुत लिमिटेड, बहुत माइनॉरिटी केस में होता होगा कि डाइवर्सिफिकेशन आ गई ओनरशिप और कंट्रोल में, और वो जो मेजॉरिटी जिसके पास पावर थी वो लूज कर गए। ये एडवांटेज है प्राइवेट लिमिटेड का, नजर रखी जा सकती है कौन शेयर्स खरीद रहा है, किसको शेयर्स बेच रहे हैं, कितने पावर में है, उनका कितना परसेंटेज है। चलो आओ अपनी लॉबिंग करें, हम एक्स्ट्रा पावर में आए। नुकसान ये है, आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर एज ऑफ राइट नाउ। मरियम एंड शायान, आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर गाइस, दिस इज क्लियर, परफेक्ट। अब ड्रॉबैक्स की अगर बात करें, शेयर्स कैन नॉट बी लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है। शेयर्स कैन नॉट बी सोल्ड विदाउट द परमिशन ऑफ अदर शेयर होल्डर्स। ये जो कंपनी एक्स्ट्रा 80 करोड़ के शेयर बेचने जा रही थी ना, वो भले डायरेक्टर्स हैं और भले मैंने साइन कर दिया है, भले मैंने साइन कर दिया है कि इनके पास है कंट्रोल, लेकिन शेयर्स बेचने के लिए उन्हें बाकी तमाम शेयर होल्डर्स की परमिशन चाहिए। और अगर मैं मेजॉरिटी में हूं तो उन्हें मुझसे या मेरे साथ जो टीम है उनसे परमिशन चाहिए कि हम ये शेयर्स बेचना चाह रहे हैं। इससे ये होता है कि सबसे पहले तुम मुझे ऑफर करो भाई, मैं खरीदूंगा शेयर, या मेरी टीम खरीदेगी, मेरे लोग खरीदेंगे जो मेरे साथ पूल में मौजूद हैं। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में इसलिए डाइवर्सिफिकेशन नहीं आता ओनरशिप एंड कंट्रोल में, जिसे हम टेक्निकली टेक ओवर कहते हैं, इसे हम टेक्निकली टेक ओवर कहते हैं। तो प्राइवेट लिमिटेड का ये एडवांटेज है कि टेक ओवर्स नहीं होते। क्वाइट डिफिकल्ट फॉर शेयर होल्डर्स टू सेल शेयर्स, बहुत मुश्किल होता है शेयर होल्डर्स के लिए भी अपने शेयर बेचना। अगर लेट्स सपोज एएफसी जबरदस्त चल रही है, सारी चीजें सेटल्ड हैं, और मैंने कहा यार बस यार अब बहुत हो गया, लेट्स पुल इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ एएफसी, चलो यार एएफसी में से अब पैसे बाहर निकालते हैं, मोर देन इनफ, टाइम हो गया, अब मुझे शेयर बेचने में बहुत मुश्किल होगी। वो बाकी शेयर होल्डर्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, डायरेक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, मेरे लिए शेयर बेचना बहुत मुश्किल होगा। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में शेयर इतने आसानी से बेच नहीं सकते, बहुत मुश्किल होती है। और जानने वालों को ही बेचोगे ना, रिश्तेदारों को ही बेचना पड़ेगा, अगर वो लोग रेडी नहीं है तो कौन खरीदेगा शेयर, जनरल पब्लिक को तो इन्वॉल्व नहीं कर सकते। पार्टनरशिप से ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं। अब आपको आइडिया हो रहा है, वो जो सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप में हम पढ़ते हैं लेस लीगल फॉर्मेलिटीज, वो कितने बड़े एडवांटेजेस हैं। सर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन फाइल करने में अजाब हो गया, बहुत मुश्किलात आई हैं, इतना टाइम लग गया, बिजनेस कब कच करेंगे, कब कंपनी बनेगा, कब करेंगे, बहुत टाइम लग गया। तो ये ड्रॉबैक है। एंड लेस फाइनेंशियल सीक्रेसी बिकॉज ऑफ एजीएम्स, एजीएम्स, जीएम्स नहीं है, एजीएम्स, एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग में सब चिट्टा किट्टा खुल जाता है ना कंपनी का, कंपनी ने ये कमाया, ये सेल्स थी,
ये प्रॉब्लम्स थी, ये एक्सपेंसेस थे, ये प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट को हम ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, शेयर होल्डर्स को इतना देंगे, फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए इतना रखा है, कंपनी के एसेट्स ये हैं, कंपनी की लाइबिलिटीज ये हैं, सब कुछ खोल के बताना पड़ता है। डायरेक्टर्स, मैंने अगर एएफसी में पैसा लगाया हुआ है और अगर 12 15 18 करोड़ रुपए लगाया हुआ है, तो मैं शेयर होल्डर्स, मैं बीइंग अ शेयर होल्डर डायरेक्टर से पूछूंगा, बताओ भाई क्या किया है, क्या किया है पूरे साल, परफॉर्मेंस बताओ, कमाया क्या है, हमें कितना दे रहे हो रिटर्न, ये 18 करोड़ रुपए का लगाए हुए हैं, तो रिटर्न क्या दे रहे हो हमें, इस रिटर्न को डिविडेंड कहते हैं, इस रिटर्न को डिविडेंड कहते हैं, डिविडेंड। यहां पे लिख देता हूं, आगे फाइनेंस के सेक्शन में पढ़ेंगे डिविडेंड। तो डिविडेंड इज द रिटर्न दैट कंपनी ऑफर्स टू एज पार्ट ऑफ द प्रॉफिट टू द शेयर होल्डर। पूरा प्रॉफिट नहीं दे देती कंपनी, कंपनी अगर पूरा प्रॉफिट दे देगी तो कंपनी क्या रखेगी अपने पास, तो कंपनी कुछ हिस्सा प्रॉफिट का शेयर होल्डर को दे देती है उनकी इन्वेस्टमेंट का एज अ रिटर्न। तो फाइनेंशियल सीक्रेसी नहीं होती, सोल ट्रेडर में तो बहुत होती है, पार्टनरशिप में उससे कम होती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में उससे भी कम हो जाती है। अब आ जाता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो सर पब्लिक लिमिटेड, दीज आर द फर्म्स हु सेल देयर शेयर्स टू द जनरल पब्लिक एज दे आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। अब अगर मैं एएफसी को सिर्फ लिमिटेड कंपनी बनाना चाहता हूं, एएफसी लिमिटेड कंपनी, दुनिया भर में बहुत जगहों पे पब्लिक लिमिटेड कंपनी को सिर्फ एज अ लिमिटेड कंपनी लिखा जाता है, या ऐसे लिखा जाता है पीएलसी, ऐसे लिखा जाता है पीएलसी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, अब अगर मुझे एएफसी को पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाना है, मैं चाहता हूं कि यार वो प्राइवेट वाले मसले मसाइल ना हो, तो मुझे रजिस्ट्रार से इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट लेने के बाद स्टॉक एक्सचेंज कमीशन के पास जाना पड़ेगा। अब ये रजिस्ट्रार से हटकर है, रजिस्ट्रार तो सिर्फ कंपनी फॉर्मेशन तक था, कंपनी फॉर्मेशन, और इवन कंपनी की फॉर्मेशन के बाद भी रजिस्ट्रार के पास अपडेट करना पड़ेगा। और ये भी आपको मैं बता दूं, द कंपनी, ऐसा नहीं है कि एक दफा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बना दिया और सबमिट कर दिया, चलो सर एक ही दफा की तो लीगल फॉर्मेलिटी थी, जान छूट गई, नहीं भाई। कंपनी में जब चेंजेस आएंगी आपको डॉक्यूमेंटेशन अपडेट करने पड़ेंगे। अब दुनिया भर में तो बड़ा फायदा हो गया है डिजिटलाइजेशन। हमारे यहाँ, मुझे मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा लगता है कि डिजिटलाइजेशन है लेकिन उसकी लिमिटेशन भी है, तो इसलिए अभी भी पेपर वर्क पे ही है सारा काम, तो ये एक बहुत बड़ा हैसल है। मतलब नए डायरेक्टर्स बिठाने पड़े तो दोबारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सबमिट करके अपडेट करके देना पड़ेगा, यार हम नए डायरेक्टर्स बिठा रहे हैं, आप क्रॉस चेक कर लो, हर चीज अपडेट करनी पड़ेगी यार, हमारे ऑब्जेक्टिव चेंज हो रहे हैं, अब आप अपडेट कर लो। हम इस आइडियोलॉजी पे काम कर रहे हैं, हमारी मैनेजमेंट टेक ओवर हो गया है, ये काम करने जा रहे हैं, अब आप देख लो इसको, हम अपडेट कर रहे हैं आपको। तो कंपनीज, और अंडरस्टैंड कीजिएगा, कंपनीज को जैसे अपडेट करना पड़ता है ऐसे ही रजिस्ट्रार को भी कंपनीज के ऊपर नजर रखनी पड़ती है, ये रजिस्ट्रार के जॉब डिस्क्रिप्शंस में से है। दे हैव टू कीप अ वेरी स्ट्रिक्ट आई ऑन लिमिटेड कंपनीज, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो, बड़ी स्ट्रिक्ट नजर रखनी पड़ती है। क्यों नजर रखनी पड़ती है, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लोगों का पैसा स्टेक पर है, अगर डेंट हुआ तो बहुत बड़ा डैमेज होगा। तो रजिस्ट्रार को बड़ी गहरी नजर रखनी पड़ती है लिमिटेड कंपनीज के ऊपर, एंड दीज लिमिटेड कंपनीज, दे आर सो पावरफुल, पावरफुल इन अ सेंस, इनके पास पैसा बहुत होता है, फाइनेंसिंग पावर बहुत होती है, दे आर वन ऑफ द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस इन द वर्ल्ड। ये दुनिया की चंद बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में आती हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, जिनके शेयर जनरल पब्लिक खरीद सकती है, स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हैं, फेसबुक, टेस्ला, amazon, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, सऊदीया की है आराम को, इनके शेयर्स आपके पास स्टॉक एक्सचेंज पे अवेलेबल है, आप इनकी स्टॉक एक्सचेंज पे जाएं और वहां से खरीद लें। मतलब मुझे फेसबुक का शेयर खरीदने के लिए अमेरिका नहीं जाना पड़ेगा, इंटरनेट है, मैं यहाँ से वेबसाइट ओपन करूंगा न्यूयॉर्क एक्सचेंज की, दैट्स इट, वहाँ पे अकाउंट अपना रजिस्टर करवा के अपने बैंक अकाउंट के थ्रू ट्रांजैक्शन करके मैं फेसबुक का शेयर खरीद सकता हूँ।
अब आप समझो ना इस बात को, यूएस की कंपनी है, पाकिस्तान में उसका शेयर बिक रहा है, तो ऐसी कंपनीज के ऊपर बड़ी गहरी नजर रखी जाती है रजिस्ट्रार्स की तरफ से। तो अब सवाल ये है कि सर पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनेगी कैसे? तो मुझे स्टॉक एक्सचेंज कमीशन के पास जाना पड़ेगा, और वो है स्टॉक एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान, एसईसीपी। एसईसीपी एक इदारा है जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज की रजिस्ट्रेशन ऑन स्टॉक एक्सचेंज और उन सबको मॉनिटर करता है। तो उनके बाद जाके मुझे डॉक्यूमेंट साइन करना पड़ेगा, और फिर मैं उस डॉक्यूमेंटेशन के अप्रूवल के बाद स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर होऊंगा। मुझे स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर होने के लिए एक ब्रोकरेज फर्म से डील करनी पड़ेगी कि भाई ये मेरे शेयर मैनेज करेंगे। कंपनी कैन नॉट डील शेयर्स डायरेक्टली, तो ब्रोकरेज फर्म डील करेगी। जैसे लेट सपोज एक ब्रोकरेज फर्म है एकेडी, वकील करीम डैडी की फर्म है कराची में, पाकिस्तान में। तो एकेडी सिक्योरिटीज को मैं कांटेक्ट करूंगा कि भाई एएफसी लिमिटेड कंपनी है और इस तरीके से है, और अब हम उसको पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाना चाहते हैं, तो शेयर ऑफर करेंगे, शेयर ऑफ बेचना चाहते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे। तो फिर वो हमारे शेयर मैनेज करेगी स्टॉक एक्सचेंज पे। वो जाहिर सी बात है हमसे फीस लेगी ब्रोकरेज, लेकिन वो मैनेज करेगी। आपने कभी सुना होगा, हो सकता है मरियम शायन, यू माइट गाइस माइट हैव हर्ड अबाउट इट, कि किसी फर्म के ऑल ऑफ अ सडन शेयर प्राइसेस बहुत हाई हो गए, ऑल ऑफ अ सडन शेयर प्राइसेस डाउन हो गए मार्केट में। तो उस शेयर की प्राइस बूम हो गई, या मार्केट में उस शेयर की प्राइस डंप हो गई। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, दो दो बड़ी इंपॉर्टेंट, दो बड़े फैक्टर्स होते हैं, बहुत बड़े फैक्टर्स होते हैं दो। एक तो होती है कंपनी की परफॉर्मेंस और एक्चुअल ट्रू नॉलेज एंड फैक्ट्स, जिसकी बेसिस पे शेयर की प्राइस ऊपर नीचे हो रही होती है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आज टेस्ला ये मार्केट में थ्रो कर दे और अनाउंसमेंट कर दे कि हम दुनिया की सबसे अल्टीमेट एआई टूल लेकर आ रहे हैं और ले आए हैं, और उसका सॉफ्ट लॉन्च कमिंग फ्राइडे को होगा, कमिंग सैटरडे को होगा लेट सपोज, तो दिस इज अ ट्रू न्यूज और उसकी वेरिफिकेशन आ जाएगी, तो ऑल ऑफ अ सडन द टेस्ला प्राइसेस वुड शूट अप। तो टेस्ला के ब्रोकरेज फर्म्स जो हैं वो मैनेज करेंगे अब उनकी शेयर्स को। वो चाहेंगे कि इस सूरत में कंपनी के शेयर्स बेचे जाएं, क्योंकि प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, तो शेयर्स बेचने से कंपनी को वैल्यूएशन मिलेगा ठीक ठाक, ठीक है, पैसे आएंगे कंपनी के पास। लेकिन कभी कभार फेक न्यूज भी सर्कुलेट कराई जाती है ऐसा सिचुएशन क्रिएट करने के लिए, इसे र्यूमर्स कहते हैं, और ये काम भी ब्रोकरेज फर्म्स करती हैं। नाउ दैट इज illegal in many countries and illegal in some countries and unethical in many countries, unethical in every country, unethical, लेकिन ये काम करे जाते हैं दुनिया भर में। इट्स अ प्रैक्टिस कि र्यूमर फैला दो और लोग एकदम से पागल हो जाएंगे, डिमांड बढ़ेगी तो शेयर डंप कर देंगे। बाद में देखेंगे कि क्या हुआ, और उनको जब पता चलेगा कि नहीं यार ये तो र्यूमर थी, ओहो, प्राइजेस नीचे जाएंगी, तो हम लोअर प्राइसेस पे बाय बैक कर लेंगे। ये पूरी दुनिया में होता है, ये पूरी दुनिया में होता है। इट्स अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस, अनएथिकल प्रैक्टिस, बट दिस हैपन। तो ब्रोकरेज फर्म के पास जाएंगे, उसे अपॉइंट करेंगे, और वो फिर स्टॉक एक्सचेंज पे हमारे एएफसी के शेयर्स मैनेज करेगा। सर क्या फायदा हुआ पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाने का? लिमिटेड लाइबिलिटी, इनकॉर्पोरेटेड, ग्रेटर पूल ऑफ फाइनेंस एंड प्राइवेट लिमिटेड। जाहिर सी बात है प्राइवेट लिमिटेड में तो चंद घर के ही लोग थे, 100 होंगे, चंद 100 होंगे, 100, 150, 200, 500, 800, 1000 लोग होंगे, इससे ज्यादा थोड़ी होंगे। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में तो अनकाउंटेबल, पूरी दुनिया आपकी मार्केट है। बिजनेस इंजॉयज इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल पहले भी बता चुका हूं, एफिशिएंसी के चैप्टर में आगे पढ़ेंगे हम। एज दे ऑपरेट्स ऑन अ लार्ज स्केल,
ईज ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स, शेयर बेचना खरीदना बहुत आसान है। इट्स जस्ट दिस डिवाइस, एक डिवाइस का गेम है। इस डिवाइस के थ्रू मैं शेयर्स खरीद सकता हूँ, पूरी दुनिया में बेच सकता हूँ। कंपनीज बिकम मोर competitive इन लोकल एंड फॉरेन मार्केट। पब्लिक लिमिटेड कंपनीज ये दुनिया की चंद टॉप नॉच कंपनीज में शुमार होती हैं। ड्रॉबैक्स क्या है? डाइवर्सिफिकेशन बिटवीन ओनरशिप एंड कंट्रोल। अब ये वाला काम नहीं होगा कि हमारा समाना डिसाइड कर रहा है कि किसको शेयर बेचो और किसको नहीं बेचो। ये दुनिया की पावरफुल ऑर्गेनाइजेशंस और बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में होती हैं। इतना हैवी पैसा इन्वॉल्व होता है कि या तो यूं स्विफ्ट टेक ओवर्स होते हैं, इतना रैपिड टेक ओवर होता है, एंड दीज ऑर्गेनाइजेशंस दे आर सो मैसिव कि यहाँ कंट्रोल जाना बहुत आसान है। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ, मैं सिर्फ एक सवाल एक पॉइंट रेस करके एक सवाल पूछता हूँ। जब 2007 में फेसबुक पब्लिक नहीं, पब्लिक तो फेसबुक हुआ, आईपीओ अनाउंस हुआ, चलो प्राइवेट लिमिटेड के टाइम 2007 में, 2007 में फेसबुक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हुआ। 2006 या 7 में, टू 2006 या 7 में फेसबुक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हुआ। तो मार्क जकरबर्ग का, इफ आई एम रिकॉलिंग इट राइट, इफ आई एम रिकॉलिंग इट राइट, तो शायद उसका शेयर आया था 40% या 25%, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मतलब इफ आई कैन रिकॉल इट राइट शायद 40% था। लेट इट बी, जो भी था, अंडरस्टैंड कीजिएगा सर इसका। और क्योंकि उसका दूसरा पार्टनर था एडवर्डो सेवरिन, उसके पास था, और एक और पार्टनर था शॉन पार्कर। तो ये मतलब शॉन पार्कर वॉज नेवर पार्टनर, बट ही हेल्प्ड देम बिकमिंग अ पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। और शॉन पार्कर ने ठीक ठाक वो मांगा था, शेयर मांगा था। और मार्क जिकरबर्ग और उसका जो पार्टनर था, ओरिजिनल दो पार्टनर्स थे, मार्क जिकरबर्ग एंड एडवर्डो सेवरिन। तो मैं चलो अभी 40% अज्यूम करता हूँ और शॉन पार्कर 20%। मुझे ऐसा याद पड़ रहा है, अब मुझे एक्चुअली नहीं पता कि क्या रेशो था, मुझे ये याद पड़ रहा है। बहरहाल आज मुझे बताओ ना, 2025 में आज बताओ, व्हाट इज द ओनरशिप ऑफ मार्क जकरबर्ग इन फेसबुक? फेसबुक में ओनरशिप क्या है मार्क जकरबर्ग की? सर मार्क जकरबर्ग ओनरशिप इज नाउ जस्ट 1.7%। पूरी कंपनी का 1.7% ओनरशिप है उसके पास। दैट्स इट, दैट इज इट। तो अब अंडरस्टैंड कीजिएगा सर, ओनरशिप एंड कंट्रोल। अब अगर अब इस बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा, जो बाकी लोग हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उन्हें ये बात पता है क्या मार्क जकरबर्ग इज द फेस वैल्यू ऑफ फेसबुक। विदाउट एमजी, विदाउट मार्क जकरबर्ग, फेसबुक द मेटा वुड बी मीनिंगलेस। तो इसको हटाना मुश्किल है। हालांकि 1.7% है, 50% वाले एक तरफ हो जाएं और वो कंपनी को टेक ओवर कर सकते हैं। तो ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी में ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। हाई लीगल फॉर्मेलिटीज एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, वो SECP, स्टॉक एक्सचेंज कमीशन का फॉर्म साइन करना पड़ेगा। वेरी हाई गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट बहुत इंटरवीन करती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी के मैटर्स में, क्योंकि लोग इन्वॉल्व होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, हम आगे पढ़ेंगे स्टेक होल्डर्स का चैप्टर, तो उसमें पढ़ेंगे कि बहुत सारे लोग होते हैं इन्वॉल्व, तो इसलिए उनके कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं। कॉस्ट ऑफ बिजनेस कंसल्टेंट्स एंड फाइनेंशियल एडवाइजर्स, ये अब ये इतने बड़े लेवल पे ऑपरेट कर रहे होते हैं, दे आर ऑपरेटिंग ऑन सच अ मैसिव स्केल कि ये किसी को भी चलते फिरते नुकसान दे दें, कोई भी इफेक्ट हो जाए इनसे, मतलब प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड कंपनी से कोई भी इफेक्ट हो सकता है। तो सर इनको हर वक्त हैवी कंसल्टेंट्स और एडवाइजर्स की जरूरत पड़ती है जो कॉस्टली होते हैं। अब पेप्सी पाकिस्तान है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, तो सर उसके जगह जगह होर्डिंग्स बिलबोर्ड्स लगे हुए हैं, उसके पूरे पाकिस्तान में ड्रिंक्स स्प्रेड आउट हुई हुई हैं। बहुत लाइकली चांसेस है कि सर रोज उनके पास कई तादाद में केस आते होंगे कि पेप्सी पीने से किसी की तबीयत खराब हो गई और उन्होंने सू कर दिया और केस फाइल कर दिया। किसी को
कैंपेन अच्छी नहीं लगी कि यार ये क्या कैंपेन है और ये स्लोगन अच्छा नहीं है और इस स्लोगन में तो बेहुरमती है या कुछ भी है, आओ उस पे केस कर दो। किसी ने ये लगा दिया मेरे घर की प्राइवेसी डिस्टर्ब हो गई इस बोर्डिंग होर्डिंग की वजह से, एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनीज को ये प्रॉब्लम बहुत फ्रीक्वेंट फेस करनी पड़ती है। तो सर उन्हें अपने पर्सनल कंसल्टेंट्स और पर्सनल पैनल पे, पे रोल पे कंसल्टेंट्स और एडवाइजर्स रखने पड़ते हैं। और इतनी मैसिव ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, रेंज ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं भाई इनके पास तो, और कॉस्ट होती है उसकी। वेरी लो फाइनेंशियल सीक्रेसी, इनकी तो फाइनेंशियल सीक्रेसी होती नहीं है। एनुअल जनरल मीटिंग के अलावा इनको इंटरनेट पे, वेबसाइट पे पब्लिश करने पड़ते हैं अपनी परफॉर्मेंस, क्या कमाया, कितना कमाया, कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया, कितना खर्च किया, क्या बना रहे हैं, आगे के प्लान क्या है, सब कुछ बताना पड़ता है। फाइनेंशियल सीक्रेसी तो है ही नहीं इनकी। अब मुझे बताएं क्या लिमिटेड कंपनीज क्लियर हैं? आर लिमिटेड कंपनीज क्लियर टू यू गाइस?